हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपी एस्ट्रोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका ईयरली होरोस्कोप फॉर 2017। और हम अपना होरोस्कोप एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एनालिसिस है आपके लग्न के बेसिस पर है, आपके असेंडेंट के बेसिस पर है। दूसरा, जब भी हम होरोस्कोप ईयरली होरोस्कोप एनालिसिस करते हैं तो वो मेजरली 4 प्लैनेट्स के बेसिस पर होता है, जिनमें कि जुपिटर गुरु और सैटर्न शनि और राहु और केतु। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और एक ही राशि में लगभग साल भर या उससे ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हम गुरु ग्रह की बात करें तो वो आपको पता है कि ऑलरेडी 11 अगस्त 2016 को ऑलरेडी लियो साइन से निकलकर वर्गो साइन में मूव हो चुका है, जहां वो रहेगा 12 अक्टूबर 2017 तक। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना गुरु के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं अलग अलग लग्न के लिए, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा सैटर्न जो कि अभी स्कॉर्पियो साइन में है और जो कि लगभग 27 जनवरी 2017 को सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में मूव हो जाएगा और वहाँ वो लगभग 2.5 साल रहेगा। उसके अलावा राहु अभी सिंह राशि में है, जहाँ की वो लगभग 15 सितंबर या 20 सितंबर 2017 तक रहेगा। और केतु अभी कुंभ राशि में है, जहाँ की वो लगभग 15 या 20 सितंबर तक रहेगा। तो हमारा जो एनालिसिस है इन्हीं 4 प्लैनेट के बेसिस पर होगा। और उसके अलावा जो बाकी प्लैनेट है जैसे सूर्य और शुक्र और मार्स और मरकरी, ये आपको पता है कि लगभग हर महीने अपना साइन चेंज कर देते हैं। तो इनका हम ट्रांजिट का इम्पैक्ट अपने केवल जब हम अपने मंथली वीक होरोस्कोप बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मून हर 2.5 दिन में अपना साइन चेंज कर देता है, तो मून के ट्रांजिट को इनफैक्ट मंथली होरोस्कोप में भी कंसीडर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इन फ्यूचर अगर हमने अपने चैनल पर वीकली होरोस्कोप बनाए तो वहाँ हम उसको कंसीडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जुपिटर प्लैनेट की, गुरु ग्रह की, जो कि आपके 4th हाउस में बना हुआ है। और जुपिटर आपके केस में 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड होता है, जो कि 4th हाउस में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 7th हाउस और 4th हाउस 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ें 4th हाउस में आ जाती हैं। यानी कि आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या आपके अगर लाइफ पार्टनर की बात करें तो उससे जुड़ी चीज़ें 4th हाउस से जुड़ जाती हैं। यानी कि आपके कंफर्ट से, आपके पेरेंट्स से, आपके मदर से, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ से, उसके अलावा आपके व्हीकल से। तो यानी कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड मदद कर सकता है, जो आपके मान लीजिए किसी तरह के कंफर्ट्स ऐड करने में आपका लाइफ पार्टनर किसी तरह की आपकी मदद कर सके, या कोई फाइनेंशियली मदद कर सके, आपका कोई बिजनेस पार्टनर मदद कर सके इन चीज़ों में। उसके अलावा ये आपका 10th लॉर्ड भी है, यानी कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ा कंफर्ट जोन में चली जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में आप काम कर रहे थे और अब आप फील करें कि वो चीज़ें थोड़ा ठीक हो रही हैं, थोड़ा आप अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, अपने कंफर्ट्स पर ध्यान दे पा रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर का यहाँ आना शो करता है कि आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज या व्हीकल्स वगैरह भी खरीदने वगैरह का प्लान कर सकते हैं जुपिटर के इस ट्रांजिट की वजह से। उसके अलावा जुपिटर अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखता है, अपने खुद के घर को ही देखता है, आपके हाउस ऑफ कैरियर को देखता है। तो ये कैरियर के लिए भी अच्छा दिखता है, आप कोई प्रमोशन वगैरह कोई उम्मीद कर सकते हैं अगर आप जुपिटर की महादशा या अंतरदशा में चल रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देखता है। 8th हाउस इज़ सम सडन इवेंट्स, ठीक है। और जुपिटर का वहाँ पे एस्पेक्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उन चीज़ों को जुपिटर ठीक कर सकता है, स्पेशली जब आप जुपिटर की दशा में चल रहे हो, चाहे वो अंतरदशा हो या कोई प्रत्यंत दशा हो या महादशा हो। उसके अलावा जुपिटर 9th हाउस से आपके 9th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देखता है। दिस इज़ स्टे इन फॉरेन लैंड और कोई आध्यात्मिक से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। तो जुपिटर का वहाँ एस्पेक्ट भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो शो करता है कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड मान लीजिए कोई फॉरेन ट्रिप वगैरह पर जाएं, ऐसा कोई प्लान बने तो वो चीज़ें भी बेनिफिशियल दिखती हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि आपके केस में आपके 8वें घर का और 9वें घर का लॉर्ड है। और ये
मूव हो जाएगा 30 जनवरी को आपके 7th हाउस में, ठीक है। तो उस केस में ये लगता है कि जब अभी तक ये 30 जनवरी 2017 तक 6th हाउस में है, तो उससे बेटर सिचुएशन में आ जाएगा। और 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में जब शनि वहाँ आता है तो वहाँ पर डिसिप्लिन लाएगा। मतलब आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ये उम्मीद रखेंगे कि वो लोग थोड़ा डिसिप्लिन रहें, तो आप ये फील करेंगे अपने मैरिड लाइफ में भी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से डिसिप्लिन में रहने की उम्मीद कर रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं। या फिर अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी है तो आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज रखें, वहाँ पर डिसिप्लिन में रखें। उसके अलावा ये आपका 8th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड है और 7th हाउस में आ जाता है। तो 8th हाउस जैसा कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 7th हाउस में आने का मतलब है कि 7th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मैरिड लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनरशिप या आपका बिजनेस भी, तो वहाँ ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लाता है, थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन ला सकता है। लेकिन जैसा आपको पता है कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और वो कि आपका 9th हाउस है, तो 9th हाउस योर फॉर्च्यून, तो वहाँ पर आकर के 7th हाउस में आने का मतलब है कि फॉर्च्यून आपके 7th हाउस में आ गया, यानी 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपका लक भी साथ दे रहा है। यानी आपकी मैरिड लाइफ में और आपके लाइफ पार्टनर से जो रिलेशन है या बिजनेस पार्टनरशिप में आपके बिजनेस मतलब मैं आपको फील हो कि लक आपका साथ दे रहा है उन चीज़ों में, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है। उसके अलावा सैटर्न अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को ही देखता है, जो कि वापस से आपके खुद के अंदर भी डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है। और आप खुद ये नोट करें कि आप अपनी रेगुलर चीज़ों में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी खुद की हेल्थ हो या इस तरह का कोई भी आप चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देखता है, जो आपके फॉर्च्यून को बढ़ाने वाला होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में लगता है कि अगर आप सैटर्न की दशा, अंतरदशा या प्रत्यन दशा में हैं तो आप नोट करेंगे ये चीज़ कि आपका लक थोड़ा सा अच्छे से आपका साथ दे रहा है इस केस में। उसके अलावा अगर हम देखें तो सैटर्न आपके वापस से 4th हाउस को देखता है, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी ये डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है। और साथ में कुछ आप जिसे बोलते हैं गॉड ग्रेस की वजह से वहाँ आपको चीज़ें थोड़ी आसान होती हुई दिखें। उसके अलावा अगर हम बात करें राहु ग्रह की, तो जो आपके 3rd हाउस में है, 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ों में राहु यहाँ पर थोड़ा सा अपसेशन लाता है। और उसका मतलब क्या है कि 3rd हाउस रिप्रेजेंट योर कम्युनिकेशन, बट राहु इज़ वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि आप किसी कम्युनिकेशन मीडियम से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, या फिर आप अपनी सोशल नेटवर्किंग वगैरह से अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में कोई लोगों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, तो ये एक राहु का यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखता है। अदरवाइज़ ये भी शो करता है कि आप कोई छोटी ट्रैवल रिलेटेड टू योर जॉब या एनीथिंग इस पीरियड में बढ़ने के चांसेज हैं। उसके अलावा केतु आपके 9th हाउस में है, जिसका मतलब है कि जिस तरह हमने देखा कि सैटर्न आपके अलग अलग चीज़ों में फॉर्च्यून को बढ़ाता है, लेकिन केतु यहाँ पर थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करता है। तो केतु से रिलेटेड अगर आप उपाय करें, अगर आप स्पेशली केतु की दशा में चल रहे हैं या अंतरदशा या प्रत्यन दशा में चल रहे हैं, तो जिससे आपका फॉर्च्यून थोड़ा सा मजबूत होगा उपाय करने से केतु के। अदरवाइज़ केतु थोड़ा सा यहाँ पर उसको कम करता है आपके लक फैक्टर को। तो ये था मेरा ईयरली होरोस्कोप एनालिसिस फॉर 2017। आने वाले वीडियोस में हम दूसरे प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपका मंथली होरोस्कोप डिस्कस करेंगे, और अपने ज्योतिष सिखाने के क्रम में जो भी वीडियोस आपके लेसन्स के लिए, लर्निंग के लिए मैं बनाता रहूँगा अपने चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।